होगा नहीं होगा, हम लोग बाउंड्री के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग मतलब सभी इशू एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी कि नहीं होगी, आप समझ सकते हैं कितना कितना बड़ा कितनी बड़ी समस्याएं रही होंगी। सभी तरह के मुद्दे थे, लोग कह रहे थे कि नहीं ग्रेजुएट्स को बनाइए, तो कोई कह रहा था कुछ, कोई कह रहा था कुछ। और रायन बाबू का ने अंतिम स्पीच जो रायन बाबू का हुआ है, मैं समझता हूँ सबको पढ़ लेना चाहिए। 26 नवंबर 1950 26 नवंबर 1949 को उन्होंने हैंडओवर किया है संविधान को, देश को। और वो जरूर पढ़िए सबको, वो राजेंद्र बाबू ने दिया है देश को संविधान को। और उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। देखिएगा, उन्होंने कहा क्या, ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात आई, तो ये लोग कह रहे थे जो गांधी ने अंबेडकर पक्ष में नहीं थे, अंबेडकर गांव वालों को नहीं बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन रायन बाबू उल्टा गांव वालों को, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मामलों में गांव वाले हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा सुलझे हुए हैं, और इन्होंने हजारों साल से इस व्यवस्था को बनाए रखा है और चलाया है। आप उनके इस पर अविश्वास नहीं कर सकते हैं, और वो पूरी तरह से विश्वास योग्य है। और आप देख लीजिएगा ध्यान दे करके कि ये उन्होंने सभी चीजों को डिफेंड किया। मतलब एक तरफ से मैं देख लीजिएगा, वो आज समय नहीं है कि मैं उसके पारा पढ़ता हूँ, लेकिन वो जरूर पढ़ा जाना चाहिए। उसके ठीक पहले हुआ था अंबेडकर का भाषण, जो अंबेडकर ने दिया था, और रायन बाबू का भाषण अंत में, जो कि उन्होंने सुपुर्द करते हुए, और उसी के बाद से दस्तखत हुआ, और दस्तखत होने के बाद सुपुर्द कर दिया गया देश को। तो ये दूसरी मेजर कंट्रीब्यूशन अगर है किसी का, तो मुझको रायन बाबू के इस कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते हैं। और तीसरी बात अब जब आई, तो मैं समझता हूँ शायद जब राष्ट्रपति बने हैं, तो मैं 2-3 मुद्दे रखूंगा। तो एक तो ये बात समझना चाहिए कि राष्ट्रपति, फिर ये प्रश्न उठा बार बार रायन बाबू के लिए प्रश्न उठता था कि उनको क्यों बनाया जाए राष्ट्रपति। लेकिन मैं आपको दोहरा दूं कि रायन बाबू ही ऐसे आदमी थे जिन पर किसी को कोई डाउट नहीं था पूरे देश में। मैं भी उस लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता हूं कि क्यों लोग उनका विरोध कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। उनका विरोधी कोई नहीं था, उनका पॉलिटिकल राइवल कोई नहीं था, वो सभी के लिए। लेकिन 2-3 मुद्दा उन्होंने एज प्रेसिडेंट जो किया है, वो देश में देखने की जरूरत है। एक, उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम को रियली एस्टैब्लिश किया। पूछिए क्यों? वो राष्ट्रपति थे, सोमनाथ मंदिर बना था, सोमनाथ मंदिर बनवाया था, में बहुत बड़ी भूमिका थी सरदार पटेल की। और सरदार पटेल की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो एक अलग जीवंत आदमी थे। अगर 3 आदमी देखिएगा, मेरे विचार से गांधी जी को छोड़ दीजिए, गांधी जी तो अलग पार्लेंस में थे, लेकिन जो सरकार से जुड़े रहे, नेहरू, सरदार पटेल, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों का की बहुत बड़ी भूमिका रही उस पीरियड को सेव करने के लिए। यहाँ पर नेहरू जी विरोधी थे कि नहीं जाना चाहिए इनको सोमनाथ, रायन बाबू ने कहा कि नहीं हम सोमनाथ जाएंगे। अरे हम लोग, यह एक टेम्पल बना है, टेम्पल हिस्टोरिकली डैमेज हो गया था और उसको रिपेयर किया जा रहा है, तो मेरा उस तरफ भी मैं राष्ट्रपति नहीं तो राजेंद्र प्रसाद के रूप में मैं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा क्यों नहीं जाऊंगा, इसमें राष्ट्रपति को भी कोई दिक्कत नहीं है और अकेले मुझे जाने में भी कोई कठिनाई नहीं। उन्होंने ये जो स्वतंत्रता की है बात है, ये खत्म नहीं होता है उससे। रायन बाबू बहुत विरोधी भी थे। दूसरा मुद्दा देखिएगा, ये जो हिंदू कोड आया था, हिंदू बिल आया था उस समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के देश में। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया था कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। सरकार ने पेश किया कि हम लोग हिंदू कोड लाएंगे सेपरेटली। रायन बाबू ने कहा कि नहीं, अगर हिंदू सिर्फ एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए क्यों, सबके लिए यूनिफॉर्म क्यों नहीं लाना है? सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि सबके लिए लाइए, तो सबके लिए लाइए, एक बार झंझट खत्म हो जाता। तो लेकिन नेहरू जी का विचार ये होता होगा था कि नहीं, हम लोग किसी जो मेजॉरिटी है कम से कम उसमें रिफॉर्म तो शुरू कर दें। तो तब इन्होंने कहा कि नहीं, अगर किसी एक में करना है तब पूरे राज्य देश में तो एक सबका मैंडेट ले लीजिए, तब कीजिए। ये 4 आदमी मिलकर के आप किसी भी धर्म के इसको नहीं बदल दे सकता है, ये प्रॉपर नहीं है। और उनके इंटरवेंशन से ये रुक गया था, उसमें बाद में
जब सरकार नहीं बनी, जब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन के बाद फिर किया गया, लेकिन आज तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया। अगर शायद वो रहते, रायन बाबू को रहते, तो वो ये इशू उस समय ही रिजॉल्व हो जाता, उस समय में यूनिफॉर्मिटी आ जाती, तो देश में आज जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और अभी इतना पॉलिटिकल माहौल गर्म हो गया, वो नहीं होता। तीसरा मुद्दा मैं बताता हूँ, कश्मीर का मुद्दा, 35A का मुद्दा। रायन बाबू ने 35A का जो बिल आया था उसको वापस कर दिया था, उन्होंने नहीं माना था, लेकिन तब फिर इन्होंने अनुरोध किया था, तो फिर दोबारा जब भेजा गया तब फिर उनको करना पड़ा था। इसलिए रायन बाबू ने ये बात कही कि राष्ट्रपति रहते हुए भी, मतलब राष्ट्रपति और को भी अधिकार को हम लोग को डिफाइन करना चाहिए कि राष्ट्रपति किन चीजों में हस्तक्षेप करेगा, किन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, उनके राष्ट्रपतित्व काल में, उनके राष्ट्रपतित्व काल में कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। अब देखिएगा, चाइना के साथ भी यह संयोग था या गोल्डन टच था कि वो जब तक हेड ऑफ द स्टेट रहे तब तक कुछ नहीं हुआ, और वहां से लौट के आए हैं। हाँ, उसके बाद चाइना वार हो गया 62 में, उसे जस्ट उसके बाद, और वो इससे इतना परटर्ब्ड हुए कि वो उन्होंने एक मीटिंग की गांधी मैदान में, और मैं उस गांधी मैदान की उस मीटिंग की जरूर चर्चा करना चाहूंगा और ये समझाना चाहता हूं आपको रायन बाबू के चिंतन को। रायन बाबू जो कि अहिंसा की लड़ाई लड़ते रहे, रायन बाबू जिसने राष्ट्रपति रहते हुए भी अपना पूरा वेतन करीब 2600 रुपया वेतन लेते थे, बाकी 10,000 रुपया वेतन मिलता था उनको राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन वो 2600 ही लेते थे, बाकी लौटाते थे। लेकिन ऐसा आदमी जो कि अहिंसा के लिए लड़े, जो निर्भयता के लिए लड़े, और वो आदमी जब चाइना वार हुआ तो उन्होंने क्या भाषण दिया है, ये मैं समझता हूं सबको पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, नंबर 1, सभी को यहाँ पर आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, सब लोग ज्वाइन कीजिए आर्मी, सरकार के इससे सभी लोग ट्रेनिंग दीजिए, जाइए आर्मी ज्वाइन कीजिए। नंबर 2, यदि चाइनीज आपके गांव में आ जाए कहीं से भूले भटके भी, उसको खाना भी नहीं देना है, उसको पानी भी नहीं देना है, और अगर मरे तो उसको दफनाने भी नहीं देना है या जलाने भी नहीं देना है। आप ये स्ट्रॉन्ग वर्ड कहीं से और न सुने होइएगा कि ऐसा आदमी जो कि सभी के इसकी बात करता था, उनका कहना था कि तिब्बत को हमको वापस करना है, तिब्बत की हम स्वतंत्रता की लड़ाई की का सवाल है, हम लोग को तिब्बत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, हम लोग सभी आदमी मिलकर लड़ें और पूरा भारत लड़े। यहाँ पर मैं समझता हूँ उस दिन लाखों आदमी की भीड़ थी, और सभी से उन्होंने कॉल किया कि जो सभी लोग ऑर्नामेंट्स दें, सभी लोगों ने ऑर्नामेंट्स दे दिया, सभी लोगों ने पैसा दिया, ऐसे पैसा को उस आर्मी को उसमें भेजा गया, उन्होंने अपने घर का सारा ऑर्नामेंट्स दे दिया। उस समय में वो बिहार विद्यापीठ में ही रहने के लिए फिर से आ गए थे। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आकर के आप देखिए कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाला आदमी जब छोटे मकान में आता है तब भी उतनी सहजता से उसमें अडॉप्ट, 2 रूम का मकान था ये, 2 बेडरूम, नॉट अपार्टमेंट, मतलब आजकल तो अपार्टमेंट 2 BHK कहता है, इसमें देयर इज नो HK टाइप का कुछ तो है ही नहीं है, इसमें सिर्फ 2 छोटा छोटा रूम है, वो भी 10-11 का रूम है, 2 रूम, और एक रूम होगा तो 15-10-11 का होगा, जिसमें कि लोग बैठा करते थे। और पहले छोटा छोटा रूम था, खपड़ेल मकान था, उसी में वो आकर के रहने लगे। आंगन छोटी सी थी, बाथरूम भी नहीं था उस समय, बाद उनके आने के लिए हुआ तब एक बाथरूम छोटा सा, और भी छोटा सा, मुझे 5-6 का या 4-5 का इस तरह बाथरूम बना हुआ है, देखने लायक है। ऐसा आदमी जो कि वहां रह चुका हो राष्ट्रपति भवन में, वो आदमी यहाँ पर उसमें आने में जब अनकंफर्टेबल फील नहीं करे तभी रायन प्रसाद बनता है। मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष को आज हम लोग को याद करना चाहिए, और उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनका जो जीवन है, जो सेवा भाव से उन्होंने किया। आपको एक बात, मैं अंतिम बात, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं चाहता हूं आपको और बता देना। 1934 ईस्वी में वो बने थे कांग्रेस प्रेसिडेंट। आपको पता नहीं, मालूम होगा कि करीब 2 लाख रुपया उनके घर पर कर्जा हो गया था, क्योंकि ये तो कमाते ही नहीं थे, लोग तो कमाना बंद कर दिए थे, लोग चंदा पर चलने लगे थे,
कुछ था ही नहीं घर का, और फादर ने शादी उदी जो करते थे वो भी मतलब ये लेकर करते थे, कर्ज लेकर करते थे, तो 2 लाख रुपए के आसपास हो गया था। सभी प्रॉपर्टी इन्होंने बेच करके भी प्रयास कर रहे थे कि हम लोग चुका दें। इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया लोगों ने, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया पहले कि हम नहीं बनना चाहते हैं। जब इनको प्रस्ताव गया था तो गांधी जी बोले कि तुम क्यों नहीं बनना चाहते हो? तो गांधी जी को इन्होंने कहा कि देखिए, जिसको कर्जा में रहे उसको नहीं बनना चाहिए प्रेसिडेंट, क्योंकि वो हमेशा प्रेशर में रहेगा कि कर्जा कैसे चुकाएं, तो उसको इंटीग्रिटी मेंटेन करने में कठिनाई होगी। तो गांधी जी ने समझाया कि इसको नहीं, तुम दूसरा कोई रहता तो मैं उसको कहता कि कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सो तुम आई कैन ट्रस्ट यू, और तुम ये इतना सोच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर व्यवस्था हो गई कैसे उसको पैसा चुकाया जाएगा कर्जे में, और जमनालाल बजाज से ने उस जमीन को पूरा बंधक रख लिया, और उनको इन्होंने कहा कि जमनालाल बजाज से हम दान भी नहीं लेंगे, तब उस प्रॉपर्टी को बंधक रख करके उन्होंने कर्जा चुकाया था। बाद में फिर धीरे धीरे करके उनका भी पैसा चुका दिया। तो खैर, तो ये रायन बाबू का जीवन जो सेवा का जीवन रहा, जो सादगी का जीवन रहा, जो राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी कभी उनमें ये नहीं आया। एक राष्ट्रपति भवन का वाकया मैं बताता हूँ कि जितनी शादियां हुई हैं राष्ट्रपति भवन में, उनकी पुत्री की शादी हुई थी, सभी शादी में जो लड़कियों का जो ब्राइडल कपड़ा होता है, साड़ी, वो काट करके दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काट कर देते थे, और जो बदल के आता था उसी से वो साड़ियाँ दी गई हैं। वो साड़ियाँ हम लोग रखे हुए हैं, आप जरूर आकर के देखिए। तो ऐसा व्यक्ति जो जीवन में पूरी तरह से भारतीय था, वो रग रग में जो भारतीय था, ऐसा राजन बाबू को आज हम लोग नमन करते हैं, और आशा करते हैं कि वो हम लोगों को गाइड करते रहेंगे। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि हम लोग सब मिल करके प्रयास करें कि उनके जीवन चरित्र को पढ़ें और दूसरे लोगों तक ले जाएं। बहुत डिलेमा जो देश का आज है, अगर राजन बाबू की सोच को ध्यान में रखिएगा तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत बहुत आभार आप सबों का कि आप सबों ने भाग लिया। मैं आपको एक और अनुरोध करना चाहूँगा, हम लोग बिहार विद्यापीठ में एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी चला रहे हैं, जिसमें हम लोग का इनका प्रयास ये था राजन बाबू का, उस समय में भी हम लोग एंटरप्रेन्योर बनाए, ग्राम उद्योग लगाए। यहाँ पर बहुत सारा तरह का ग्राम उद्योग लगा हुआ था, खादी पर तो था ही, यहाँ का हस्तकागज लगता था, यहाँ पर लकड़ी का काम होता था, तेल घानी चलता था, जितना रोड डेवलपमेंट वाला काम होता था। अब हम लोग कर रहे हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने के लिए नीति आयोग के सहयोग से हम लोगों ने एक संस्था बनाई है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ। आप उसको आइए, देखिए भी, और उसके साथ जुड़िए भी। उसमें बहुत सारे लोग हमारे आते हैं जिनको पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट की जरूरत होती है। उसमें वेयर हाउसिंग एक इम्पॉर्टेंट काम है। मैं चाहूँगा कि उनके साथ, आपके साथ एक MOU करवा दें उनका, दोनों संस्थाओं के बीच में, कि अगर कोई ऐसा आदमी आता है जिनको आप मदद कर सकें, गाइड कर सकें। बहुत से लोग आपके मेंटर हो सकते हैं कि वेयर हाउसिंग के इशूज़ को कैसे हैंडल करें वो, या उसमें क्या तरीका हो सकता है। तो मैं उसमें आप हमारा सहयोग करें, ताकि हम लोग एक बेहतर इकोसिस्टम यहाँ बना सकें एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए। आप सबों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आज के इस विषय पर बोलने का और अपने विचारों को रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद सर।